Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. I am your teacher अब्दुल गफ्फार. कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के साथ ICS और FCS सेकेंड ईयर की क्लास के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद है स्टूडेंट्स है कि आप मुझे जानते होंगे और पहचानते होंगे. हमारा तसलसल टूटा था फिज़िकल क्लासेस के अंदर लॉकडाउन की वजह से. हम उन्हीं क्लासेस को जारी रखना चाहते हैं वर्चुअली, यानी ऑनलाइन हम उन क्लासेस को जारी रखना चाहते हैं. तो हम उस टूटे तसलसल को जोड़ना चाहते हैं और हम देखेंगे आज की इस क्लास के अंदर कि अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हम क्या पढ़ चुके थे और इंशाअल्लाह जो कुछ पढ़ा था अब तक उसको हम रिवाइज भी करेंगे ताकि आपका जो तसलसल एजुकेशन से टूट गया है वो एक बार फिर जुड़ सके. लॉकडाउन की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना रहा. नो डाउट स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट आपकी क्लास में इंतज़ार में थे कि कब लॉकडाउन सीज़न 2 शुरू होगा, लेकिन यकीन जानिए मैं आज भी मिस करता हूँ वो क्लासेस. जो फिज़िकली पढ़ाते हुए मज़ा आता है वो यकीनन ऑनलाइन पढ़ाते हुए नहीं आता. बहरहाल मुझे भी उम्मीद है कि आप भी क्लासेस को मिस कर रहे होंगे जो फिज़िकली कॉलेज के अंदर होती थी. लेकिन बहरहाल आपका जो भी तालीमी नुकसान है या तालीमी ज़या है उसको बचाने के लिए हम एक मुख्तसर सी, एक छोटी सी, एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है. वो ये कि इन लेक्चर्स को कंप्लीट सुनिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछिएगा और अपने तालीमी नुकसान को भी बचाइएगा. स्टूडेंट्स, लॉकडाउन से पहले हम ये 4 चैप्टर कवर कर चुके थे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही. चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था डेटाबेसेस, इसको हमने कवर किया था. आज के इस लेसन में बेसिकली मैं इसको कवर भी करूँगा, इसको एक बार रिवाइज़ करूँगा, मुख्तसर सा रिवाइज़ करूँगा, मतलब है दोहराऊँगा. उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट इन टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस. इस चैप्टर को भी हम रिवाइज करेंगे आज के लेसन में, ना सही अगले लेसन में, लेकिन रिवाइज ज़रूर करेंगे क्योंकि पहले तमाम चैप्टर्स की रिवीजन होगी, उसके बाद 5वां चैप्टर शुरू करेंगे. मेरी हत्तल मकदूर कोशिश रहती है कि आपको सिखाया जाए. सिर्फ कोर्स को कवर करवाना मेरा मकसद नहीं होता. किसी भी जगह पर भी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा कोर्स कवर करवाना मकसद नहीं होता. मेरा मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को एटलीस्ट 30%, 40%, 50% जितनी उनकी इस्तात है उतनी उस चीज़ की समझ आ सके, उतना वो सीख सके. तो इसलिए मैं आज फिर एक बार इंशाल्लाह इन तमाम चैप्टर्स को रिवाइज करूँगा. तीसरा हमारा जो चैप्टर था वो था डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस और इंटरेस्टिंग चैप्टर था. इसके अंदर हमने ERDs देखी थी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. और चौथा और आखिरी चैप्टर जो हमने पढ़ा था, कंप्लीट किया था, वो था डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन. और होपफुली नॉर्मलाइजेशन आपको ज़रूर याद आया होगा. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो एक बार फिर इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम इन तमाम चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे. तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर, यानी चैप्टर नंबर 1 पर, जिसका नाम है डेटाबेसेस, और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे मेन, और उन टॉपिक्स को इंशाल्लाह एक बार फिर हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे. रिवाइज का मतलब ये होता है कि 20% जो पहले पढ़ा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर दें, 80% जो बचा हुआ है वो स्टूडेंट को खुद याद आ जाएगा और वो खुद पढ़ लेंगे. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सिर्फ 9 टॉपिक्स पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि 18 टॉपिक्स हैं इसके तकरीबन जो मेन हैं. टॉपिक्स तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ मिस भी हो सकते हैं जो आप खुद कवर करेंगे, लेकिन ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 स्लाइड्स पर. स्लाइड नंबर पोर्शन नंबर 1 के अंदर हम ये इसके बेसिक टॉपिक जो इब्तदा में थे वो कवर करेंगे और अगले पोर्शन में जो इसके लास्ट पर जो टॉपिक थे वो कवर करेंगे. ये सारे टॉपिक एक तरतीब के साथ हैं, एक सीक्वेंस के साथ हैं. अगर आप बुक खोल कर सुनेंगे इस लेक्चर को तो यकीन जानिए आपको काफ़ी हद तक रिवाइज हो जाएगा और वो जो चीज़ें पढ़ी थी वो याद आ जाएंगी. बहरहाल चैप्टर नंबर 1 का ये जो लेक्चर है ये मैं 2 हिस्सों में बनाऊंगा और पहले हिस्से में ये 9 टॉपिक्स हम कवर करेंगे और दूसरे हिस्से में अगले 9 टॉपिक्स कवर करेंगे. उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस की लेंथ जो है ये लंबी ना हो. अगर लेंथ इनकी ज़्यादा होती है तो मुझे अपलोड करते हुए भी मसाइल का सामना रहता है, और अगर लेक्चर लंबा हो जाए तो मुझे पता है कि वो बोरियत का बायस बनता है और स्टूडेंट उसको इतने अच्छे तरीके से सुनते नहीं हैं. बस सर से उतारने वाली बात होती है और डंक पाने वाली बात होती है, एक्सक्यूज़ मी. तो बहरहाल चलें शुरू करते हैं आज की इस चैप्टर को. चैप्टर नंबर 1 डेटाबेसेस. हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे नहीं उस तरह, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले से. फिजिकली क्लास के अंदर हम इसे पढ़ चुके हैं और आज वर्चुअली इसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. तो पहला चैप्टर नंबर 1 डेटाबेसेस टॉपिक था इसका पहला, डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड
मुझे पूरा यकीन है कि आप डेटा और इन्फॉर्मेशन के हवाले से बड़ी डिटेल के साथ समझा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेटा द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, और इन्फॉर्मेशन द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या है? जो रॉ फैक्ट होता है, रॉ फैक्ट का मतलब होता है जो जिसका कोई मतलब नहीं होता, जो समझ से बाहर होता है, जिसकी कोई समझ नहीं आ रही होती, वो डेटा है। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस डेटा, यानी अगर उस डेटे पर कुछ एक्टिविटीज की जाएं, कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जाएं कि वो मीनिंगफुल बन जाए, वो यूजफुल बन जाए, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर हमने इसके बाद से डिस्कशन की थी, मैं फिर एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। जिस तरह मेरे पास 2 और 2 है, मुझे कुछ पता नहीं कि ये 2 और 2 क्या है, 2 + 2 = 4 जब हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 2 और 2 जो था ये खाम माल था, ये डेटा था। और जब ये प्लस हो गया, जब ये जमा हो गया और जमा होकर 4 जो 4 है, वो मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये इसकी एक जेनेरिक सी एग्जांपल है। बुक से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, वहां से मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो कुछ क्लास में हमने पढ़ा था वो भी याद आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, हमने अगला टॉपिक जो पढ़ा था वो था डेटा प्रोसेसिंग, और बड़ी शार्ट सी अगर इसकी डेफिनेशन आप याद करना चाहें तो वो कुछ इस अंदाज में हो सकती है: द ऑपरेशन that perform on data to convert a useful information is called data processing। यानी डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं कि वो इंफॉर्मेशन बन सके, वो इंफॉर्मेशन के मरहले तक पहुंच सके, इसको आप डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। बुक पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है आप वो भी याद कर सकते हैं, कंसेप्चुअल इसको याद रख सकते हैं कि डेटे के ऊपर वो तमाम एक्टिविटी, वो तमाम एक्शंस, वो तमाम ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जाते हैं इस गर्ज से कि आपका डेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाए, उसको हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। डेटा प्रोसेसिंग की कुछ एक्टिविटीज हैं। क्यों एक्टिविटीज हैं? क्योंकि अगर आप डेटा प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी बेसिक चीज तो डेटा है ना। अगर डेटा ही नहीं होगा आपके पास तो आप इंफॉर्मेशन किस तरह गैदर करेंगे? तो इस तरह डेटा प्रोसेसिंग में हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और सबसे पहली एक्टिविटी ये होती है कि आप डेटे को गैदर करते हो, रैंडमली डेटे को गैदर करते हो, और इस प्रोसेस को डेटाबेस की टर्म में हम कहते हैं डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग क्या है? कि डेटे को गैदर करना, किस गर्ज से? इस गर्ज से कि आपका डेटा इंफॉर्मेशन बन जाए और उसको हम इस्तेमाल कर सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। तो एक्टिविटीज़, डेटा एक्टिविटीज़ में, जो डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में जो पहला फेज था वो डेटा कैप्चरिंग था। दूसरा फेज जो था वो डेटा मैनिपुलेशन था, कि जो डेटा आपने कैप्चर किया है उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के अमल को डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। जिस तरह मैनिपुलेशन में 4 डिफरेंट फेसेस आ जाते थे, जिसमें क्लासिफिकेशन थी, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। जो डेटा आपने इकट्ठा किया उसको क्लासीफाई करना, कि फॉर एग्जांपल आप रावला कोड का सारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं इस गर्ज से कि आप चेक कर सकें कि रावला कोड के अंदर शरह ख़वानदगी यानी लिटरेसी रेट क्या है। तो आप डेटे को क्लासीफाई करेंगे कि ख़वातीन कितनी हैं, मर्द कितने हैं, बच्चे कितने हैं और बूढ़े कितने हैं, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेटा मैनिपुलेशन में दूसरा फेज था डेटा कैलकुलेशन, डेटे की गिनती करना कि मर्द कितने हैं, उनकी तादाद क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है, ख़वातीन कितनी हैं, औरतें कितनी हैं, उनका वॉल्यूम, उनकी साइज़ क्या है, उनकी कितनी मिकदार में वो यहाँ मौजूद हैं, कितने नंबर, उनका नंबर क्या है। बच्चे जब आप काउंट करेंगे तो वो भी कैलकुलेशन में आएगा कि बच्चे क्या हैं, उनको किस साइज़ में मौजूद हैं। इस तरह जो बूढ़े लोग हैं उनके हवाले से भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये सारे डेटा मैनिपुलेशन का हिस्सा हैं। उसके बाद सॉर्टिंग, किसी तरतीब के साथ डेटे को रखने को सॉर्टिंग कहते हैं, और डेटा समराइजिंग, फाइनलाइज करने के अमल को डेटा समराइजिंग कहते हैं। समराइजिंग मतलब खुलासा निकालना इस डेटे के अंदर से। तो स्टूडेंट, ये दूसरा फेज था आपका डेटा प्रोसेसिंग का। डेटा कैप्चरिंग के बाद डेटा मैनिपुलेशन के अंदर हमने ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म किए, और उसके बाद मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट के अंदर हमने वो जो डेटा इकट्ठा किया था, जिसको आपने समराइज कर दिया था, उसको स्टोर करना है किसी हार्ड ड्राइव में, यूएसबी में, गूगल ड्राइव में, या और भी जो मैकेनिज्म मौजूद होते हैं डेटे को स्टोर करने के लिए उनमें। तो ये सारा प्रोसेस आपका डेटा मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट में आता था। उसके बाद डेटा रिट्रीवल, मतलब जब भी आपको डेटा की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, जो डेटा आपने स्टोर किया हुआ है वहाँ से रिट्रीव करने के अमल को डेटा रिट्रीवल कहते थे। और डेटा कम्युनिकेशन के डेटा जो आपने स्टोर किया हुआ है अगर किसी के साथ शेयर करना है, किसी कोलीग के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको भेजना है, तो इस अमल को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और लास्ट फेज जो मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट के अंदर हमने देखा था वो था डेटा रिप्रोडक्शन, यानी अगर हादसाती तौर पर आपसे डेटा ज़ाया हो जाता है तो उसको दोबारा बैकअप से रिकवर करने के अमल को डेटा रिप्रोडक्शन कहते थे। तो इस तरह स्टूडेंट हमने डेटा प्रोसेसिंग के अंदर
ये चीज़ कवर की थी। स्टूडेंट अगर हम आगे चलें और आगे जो टॉपिक देखें कि हमने कौन सा कवर किया था, वो था फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। ये भी डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें थी। फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होती है और फाइल क्या होती है। हमने फील्ड के लिए कहा था डेफिनेशन की हद तक ही इसे देखते हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरह हर चीज़ की डिटेल एक्सप्लेन करना शुरू हो गया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो गया, तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए भी बोरियत का बायस बनेगा, मुझे भी अपलोड करते हुए मसाइल का सामना रहेगा। इसलिए हम, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं, अगर ना पढ़ रहे होते, मैं पहली बार पढ़ाता तो मैं लेक्चर को बहुत डिटेल के साथ बताता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए सरसरी देखेंगे ताकि आपका एक तसलसल जो है वो एजुकेशन के साथ जुड़ जाए, आपको वो चीज़ें दोबारा याद आ जाएं। इस गर्ज से फील्ड क्या है? फील्ड द कम्बिनेशन ऑफ वन आर मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। रिकॉर्ड क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ वन आर मोर फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और फाइल क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ वन आर मोर रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। तो बड़ी सिंपल बात है, ये याद रखिएगा और बुक्स को भी कंसल्ट कीजिएगा, आपको समझ आएगी। टाइप ऑफ फाइल, हमारे पास फाइल क्या है? फाइल का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि जब रिकॉर्ड का मजमूआ बन जाता है तो वो एक फाइल बन जाती है। जिस तरह अगर बात करें एक स्टूडेंट की फाइल, तो उस फाइल के अंदर स्टूडेंट की तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उसने जो प्रीवियस डिग्री की है वो कहाँ से की है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। फाइल बेसिकली कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखती है। तो हमारे पास फाइल की कितनी किस्में हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो बेसिकली फाइल की टाइप्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर फाइल की टाइप्स के हवाले से बात की जाए यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप की फाइल की 3 किस्में हैं हमारे पास, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शनल फाइल और बैकअप फाइल। और हमने कहा था कि मास्टर फाइल ऐसी फाइल होती है that is used to store the information that remain constant for long period of time। यानी अगर किसी फाइल के अंदर ऐसा डेटा स्टोर किया जाए जो लंबे अरसे तक कांस्टेंट रहे, चेंजेबल ना हो, तो उस फाइल को हम मास्टर फाइल कहते हैं। और ट्रांजैक्शनल फाइल के लिए हमने कहा था कि ऐसी फाइल जो डेटे को तो स्टोर करती है लेकिन कांस्टेंट नहीं होता और टेम्पोरेरी ड्यूरेशन के लिए इसके अंदर स्टोर किया जाता है, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इसके अंदर स्टोर किया जाता है। उसके बाद दोबारा ये मास्टर फाइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये फाइल खाली हो जाती है। ट्रांजैक्शनल फाइल के बाद हमने बैकअप फाइल के हवाले से बात की थी और कहा था कि बैकअप फाइल की एक ऐसी टाइप को बोलते हैं जो फाइल आपके ओरिजिनल डेटा की कॉपी ले लेती है और जब हादसाती तौर पर या एक्सीडेंटल केस में आपका डेटा ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो वहां से हम रिकवर कर लेते हैं। इस तरह की फाइल को आप क्या कहते हैं? इस तरह की फाइल को हम बैकअप फाइल कहते हैं। और अगर हम स्टूडेंट बात करें फाइल टाइप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फाइल की 2 किस्में आ जाती हैं, एक प्रोग्राम फाइल होती है और एक डेटा फाइल होती है। प्रोग्राम फाइल ऐसी फाइल जो आपकी सॉफ्टवेयर रखती है, उसको हम प्रोग्राम फाइल कहते हैं। यानी सच टाइप ऑफ फाइल दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोग्राम फाइल, जिसको एक्जी फाइल भी बोलते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल। यानी आप सादा लफ्जों में अगर मजीद सिंपल करके बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम होता है आपका, जो इंस्टॉल होने के लिए आप कहीं से खरीदते हैं या डाउनलोड करते हैं, वो प्रोग्राम फाइल होती है। जबकि डेटा फाइल ऐसी फाइल जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं या डेटा रख रहे हैं, तो उसको जब स्टोर करेंगे तो ये आपकी डेटा फाइल बन जाएगी। ये डिफरेंस है डेटा फाइल और आपकी प्रोग्राम फाइल के अंदर। प्रोग्राम फाइल में प्रोग्राम होता है, जबकि डेटा फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता है विद डिफरेंट एक्सटेंशंस। जिस तरह टेक्स्ट की जो एक्सटेंशन होती है .doc होती है, जिस तरह अगर इमेज फाइल है आपकी तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है .jpg होती है, .png भी हो सकती है, .gif भी हो सकती है, .bmp भी हो सकती है। और अगर आपकी कोई वीडियो फाइल है तो वो AVI भी हो सकती है, .avbi भी हो सकती है, .mpg भी हो सकती है, .mp4 भी हो सकती है। ये सारी इसकी एक्सटेंशंस हैं। होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ रही होगी। एक बार बुक को जरूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ तो हम बड़ी सरसरी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इनको बुक से मज़ीद डिटेल जब देखेंगे तो तमाम चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी जो पढ़ी हैं अब तक। उसके बाद अगला टॉपिक जो 5वां टॉपिक था इस चैप्टर का, वो हमने पढ़ा फाइल ऑर्गेनाइजेशन। कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हमने कहा कि जब आप फाइल बना लेते हैं तो सिस्टम के अंदर आप उसको स्टोर करते हैं,
यानी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर उसे स्टोर करते हैं, अपनी हार्ड डिस्क के अंदर उसे स्टोर करते हैं। तो इस स्टोर करने के अमल को आप क्या कहते हैं, इसको फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अमल के जरिए इसको स्टोर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो कह सकते हैं टेक्निक ऑफ फिजिकल स्टोरिंग एंड अरेंजिंग डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो डेटे को परमानेंट स्टोर करती हैं, जिस तरह हार्ड डिस्क हो गई, आपकी यूएसबी हो गई, आपकी फ्लैश हो गई, ये सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन यही है कि ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए आप डेटे को परमानेंट स्टोर करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, इस प्रोसेस को फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं, 3 तरह के तरीके हैं जिसके ज़रिए हम डेटे को परमानेंटली स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं और डेटे को गेट कर सकते हैं। उनमें पहला जो तरीका है, पहला जो वे है वो है सीक्वेंशियल फाइल, दूसरा जो है वो डायरेक्ट रैंडम एक्सेस फाइल और तीसरा इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल फाइल में आप डेटे को सीक्वेंस के साथ स्टोर करते हैं और सीक्वेंस के साथ गेट करते हैं, यानी एक तरतीब के साथ यके बाद दिगरे जिसको बोलते हैं, वन आफ्टर अनदर। यानी कि पहले अगर आप डेटे को स्टोर करना चाहते हैं स्टोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके पास 10 आइटम हैं, आप पहले वाला आइटम पहले स्टोर होगा, फिर उसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4 और इसी तरह जितने भी आइटम हैं, इस तरह अगर आप इस तरह की टेक्निक होगी तो वो सीक्वेंशियल होगी। और जब गेट करेंगे तब भी तरतीब यही रहेगी। अगर आपको 7वें नंबर वाला आइटम चाहिए तो पहले 6 आइटम आप गेट करेंगे, फिर 7वां आपको मिलेगा। ये इस फाइल को सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं। डायरेक्ट रैंडम फाइल एक्सेस को हम डायरेक्टली स्टोर करते हैं और डायरेक्टली डेटा गेट करते हैं। यानी अगर आपको 174 नंबर पर जो डेटा मौजूद है वो चाहिए तो आप डायरेक्टली इस वहां से डेटा गेट कर सकते हैं। इस तरह की फाइल को आप डायरेक्ट या रैंडम फाइल कहते हैं। और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल जो होती है ये तीसरे नंबर वाली फाइल है और इस फाइल के अंदर आप डेटे को इंडेक्स से भी गेट कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट भी गेट कर सकते हैं और सीक्वेंशियल भी गेट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिटेल के साथ ये टॉपिक पढ़े थे, आप उन्हें रिवाइज करेंगे, एक बार देखेंगे बुक खोलकर तो यकीन जानिए आपको एक बार फिर ये ताज़ा हो जाएंगे सारे टॉपिक। उसके बाद स्टूडेंट हमने अगला टॉपिक जो देखा ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। स्टूडेंट इस तरह बहुत लेंथी हो रहे हैं लेक्चर्स, मेरी कोशिश है शार्ट करूं मैं इनको, नहीं तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएंगे, जो आपके लिए भी मसाइल रहेगा और मेरे लिए भी मसाइल रहेंगे। जब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 तो उसमें तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि इसको शार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है स्टूडेंट? यानी डेटाबेस से पहले जो रिकॉर्ड मुरतब करने की जो तरतीब थी, जो तरीकाकार था, वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था जिसमें आप फाइल्स के अंदर डेटे को स्टोर करते थे और उसको आप ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते थे, जिसके अंदर काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे जिनको हम प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं हमने क्लास के अंदर डिस्कस की थी। अब मैं यहाँ उस तरह नाम ही उनके लूँगा और आप नेम से यकीनन समझ जाएंगे। डेटा रिडेंडेंसी थी, यानी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा जो मसाइल आते थे उनमें एक था डेटा रिडेंडेंसी, यानी डुप्लीकेशन आ जाती थी 2 मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर। उसके बाद डेटा इनकंसिस्टेंसी थी, 2 फाइल के अंदर डेटा एक जैसा नहीं होता था, मुख्तलिफ होता था। उसके बाद लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी थी, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेस सिस्टम के अंदर जो डेटा होता था। लिमिटेड डेटा शेयरिंग था, यानी कि डेटा के पास लिमिटेड अख्तियारात होते थे शेयर होने की। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम थी, रूल्स जो थे डेटे के उसमें प्रॉब्लम आती थी। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, कुछ सिक्योरिटी में भी मसाइल आते थे और ये तमाम मसले मौजूद थे। उसके बाद मेंटेनेंस में उसमें प्रॉब्लम आती थी। तो ये सारे मसाइल मौजूद थे आपके ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में। और इसको ख़त्म करने के लिए, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के मसाइल को ख़त्म करने के लिए कंप्यूटर ने प्रपोज किया डेटाबेसिस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, कि आप ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से बाहर निकल सकें। इससे बेहतर अप्रोच डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले अभी देखते हैं जो चैप्टर का नाम भी है डेटाबेसिस। डेटाबेस क्या है? बेसिकली डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम, इनकी डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, ये याद रखिएगा। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट इन फाइल। यानी कि डेटाबेस क्या है? लॉजिकली फाइल का जो कलेक्शन है, मजमूआ है, उसको डेटाबेस कहते हैं। और ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। और हर फाइल के अंदर मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो फाइल तो बहुत सारी बनेगी, स्टूडेंट की फाइल बनेगी, टीचर की फाइल बनेगी, लाइब्रेरी की फाइल बनेगी, लैब की फाइल बनेगी, कोर्स की फाइल बनेगी। ये सारी फाइल हैं जो मुख्तलिफ तरह का डेटा रखते हैं और हर फाइल आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, तो इसको आप डेटाबेस कह सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम क्या है? देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस के अंदर हमने कहीं पर सॉफ्टवेयर का जिक्र नहीं किया, हमने कहा कि ये फाइल होनी चाहिए जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होनी चाहिए। जबकि डेटाबेस सिस्टम की जब डेफिनेशन करेंगे तो हम कहेंगे कि डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम से मतलब सॉफ्टवेयर है। द प्रोग्राम आर यूज टू मेंटेन द डेटा। और वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? जो डेटा होता है, जो मुख्तलिफ टेबल्स की सूरत में होता है, फाइल्स की सूरत में होता है, उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन है कि जो प्रोग्राम और फाइल का मजमूआ होता है डेटाबेस सिस्टम, और इसके कंपोनेंट कौन से हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपके डेटाबेस सिस्टम के लिए। तो डेटाबेस सिस्टम के लिए आपको डेटा की ज़रूरत होती है, उसके बाद हार्डवेयर की ज़रूरत होती है यानी कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत होती है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर यानी जिनके अंदर ये डेटा पूरा मेंटेन करना है उन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं, उस डेटाबेस के अपने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो होते हैं। और जो चौथी चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत होती है वो पर्सनल होती हैं, मतलब पर्सनस होते हैं, पर्सनल नहीं बल्कि पर्सनस होते हैं, जिनमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो मैनेज कर रहा होता है पूरा डेटाबेस को, एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा होता है कि डेटे को गेट किस तरह करना है, एंड यूज़र को दिखाना कैसे है, ये सारे काम आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर कर रहा होता है। और एंड यूज़र, आम जो यूज़र है, जो इस्तेमाल करने वाला बंदा है, उसको हम एंड यूज़र कहते हैं। और ये आपके डेटाबेस के कंपोनेंट हैं। स्टूडेंट, इस तरह हमने आज चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक्स थे, 9 टॉपिक्स हमने देखे, रिवाइज किए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको किसी न किसी हद तक इसकी समझ आई होगी। अगले 9 टॉपिक्स ये हैं, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस से लेकर यूज़ ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ये भी हम कवर करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर खासा लंबा हो गया है, इसलिए अगले लेसन में हम इसका पार्ट 2 बना लेंगे चैप्टर 1 का, और उसके अंदर ये कवर करेंगे। मुझे यकीन है स्टूडेंट्स की जो आज हमने पढ़ा उसकी आपको समझ आई होगी। आपने वक्त दिया अपना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। और उसके बाद अगर जितना भी पढ़ा उसके बारे से अगर कोई क्वेश्चन है आपका, एनी क्वेश्चन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किस तरह पूछ सकते हैं? एक से ज़्यादा मेथड में आपसे डिस्कस कर देता हूँ। आप ईमेल के जरिए मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल आपको नज़र आ रही है। व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं, वो नंबर आपके पास मौजूद है। और लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट कि जहाँ पर ये लेक्चर सुन रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा, और फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू अपने दीगर फ्रेंड्स के साथ जो आपके क्लास फेलो उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। और लेक्चर के आखिर में कमेंट्स का जो ऑप्शन होता है आपके यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर सुन रहे हैं, वहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, ताकि बाकी आने वाले जो यूज़र हैं, सुनने वाले जो लोग हैं, उनको मोटिवेशन मिल सके और वो इस लेक्चर को सुने। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे काम करेंगे और आप इस लेक्चर को सुनने के बाद इसको एंजॉय भी करेंगे, और अपने यकीनन आपके इल्म में इजाफा भी होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर।